हेलो एवरीवन, अभी हम एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, a social movement has been associated with which of the following in India? आपको बताना है MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन नीचे दी गई ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नेशनल हेल्थ मिशन या फिर नन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। MKSS जिसे कि एसोसिएशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ लेबरर्स एंड फार्मर्स से भी जाना जाता है, और MKSS ने RTI लॉ पास करवाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है राजस्थान में, और इसके मेन लीडर्स कौन है? अरुणा रॉय, इसके अलावा निखिल चक्रवर्ती, कुलदीप नायर एंड प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी जो है, इन्होंने एक हिस्टोरिकल एडिटोरियल लिखा था जनसत्ता न्यूज़पेपर में, जिसका टाइटल था हम जानेंगे हम जिएंगे। हम जानेंगे हम जिएंगे, और यही टाइटल बाद में RTI का स्लोगन बन गया था, और इसे मॉडिफाई करके बना दिया गया था द राइट टू नो इज द राइट टू लिव। तो राइट टू नो इज द राइट टू लिव जो है वो RTI का स्लोगन बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। फेडरल कोर्ट इन इंडिया जो है वो निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था। ऑप्शंस है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फेडरल कोर्ट इन इंडिया है वो 1937 में एस्टैब्लिश की गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है नन ऑफ द अबव। तो ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक जुडिशियल बॉडी थी, और इसके पास ओरिजिनल एपेलेट एडवाइजरी तीनों जुरिस्डिक्शन थी, और ये कंटिन्यू हुई थी अप टू 1950 जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, जिसे ऑबिकस कहते हैं, इज टेकन अप बाय, आपको बताना है ये ऑबिकस, ये सर्वे जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी RBI। RBI द्वारा ऑबिकस को लॉन्च किया गया था किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और RBI ये सर्वे कंडक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सिंस 2008। ये जो सर्वे है वो रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट्स इन एक्चुअल डाटा ऑन ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और ये जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड ओवरऑल बिजनेस साइकिल के लिए। इसके अलावा इस सर्वे से RBI को इनपुट्स मिलती हैं फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो ऑबिकस सर्वे जो है वो किसके थ्रू किया जाता है? बाय RBI। Next question is the forest carbon partnership facility is related to which among the following? आपको बताना है FCPF the forest carbon partnership facility निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है man and biosphere, B is REDD+, reduced emission from deforestation and forest degradation, C मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी REDD+। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल, और ये फोकस करती है ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और ये जो है वो अपने
सेपरेट फंड्स के थ्रू, जो कि FCPF रेडीनेस फंड एंड FCPF कार्बन फंड है, इनके थ्रू REDD+ के एफर्ट्स को सपोर्ट करती है। REDD+ जो है वो कंट्रीज के एफर्ट्स हैं टू रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, क्योंकि ये जो डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनको रिड्यूस करने के लिए ये एफर्ट्स किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ हिज फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट? आपको बताना है महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी बुक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट कहा है? ऑप्शंस है सर्वोदया और यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज या फिर द स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट रेफर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम? आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में फर्स्ट टाइम स्वराज को INC का गोल माना गया था। ऑप्शंस है बनारस सेशन 1905, कैलकाटा सेशन 1906, सूरत सेशन 1907 या फिर नन ऑफ द अबव। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, कैलकाटा सेशन 1906। स्वराज को फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में आर्टिकुलेट किया गया था, और ये कौन सा सेशन था? कैलकाटा सेशन 1906, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाय? आपको बताना है मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया या फिर लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया द्वारा लिखी गई है, और इन्होंने इसमें जिन्ना लिखी लीडरशिप और उसके बाद के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 एज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधीज पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज? आपको बताना है INC का कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसको पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज किसने कहा था? ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, पत्ताभाई सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार किशन सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। इस 1931 सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, और इस सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूव किया गया था। इसकी और एक इम्पोर्टेंस है कि इसमें रेजोल्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर पास किए गए थे, और इसको ड्राफ्ट किसने किया था? JL नेहरू ने किया था, और इसमें इनकी हेल्प की थी MN रॉय ने। तो ये भी फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 इज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर या फिर सुमित्रा चटर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को उनकी कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए प्राइज दिया गया है, और ये प्राइज जो है वो फर्स्ट दिया गया था 1969 में। किसको दिया गया था? देविका रानी को। ये फर्स्ट रिसिपिएंट थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और इन्होंने ही फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जर्नल काउंसिल? आपको बताना है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा जर्नल काउंसिल का फीचर नहीं है। तो चलिए फर्स्ट हम जर्नल काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल काउंसिल जो है वो क्या है? एडवाइजरी बॉडीज है, मीन्स ये सिर्फ एडवाइस देती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं, एडवाइजरी बॉडीज हैं।
and are made up of states of India to foster interstate cooperation and coordination. और इन्हें बनाया गया था through the State Reorganization Act 1956 के थ्रू। टोटल 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई है 1972 में थ्रू द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अलग से इंक्लूडेड है इस एक्ट में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड चंडीगढ़ जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जबकि वो क्या है यूटीज है। चंडीगढ़ और दिल्ली को इंक्लूड किया गया है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर। तो चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये थ्रू लॉ बनी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 5 जोनल काउंसिल हैव सेट अप अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। यस, ये अभी हमने डिस्कस किया है। सी चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इज इंक्लूडेड इन जोनल काउंसिल, ये भी करेक्ट है। चंडीगढ़ को किस में डाला गया है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। डी इज इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, ये भी करेक्ट है। ये क्या है एडवाइजरी बॉडीज है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपको बताना है नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्हें 2 टाइप की प्रिविलेजेस मिली होती हैं, एक है कलेक्टिव प्रिविलेजेस और एक है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। मींस जो कलेक्टिवली सबको मिली होती है और इंडिविजुअली भी अलग से मेंबर्स को प्रिविलेजेस मिलती हैं। प्रिविलेजेस मीन स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जम्पशंस दी जाती हैं मेंबर्स को सो दैट कि वो अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंटली इफेक्टिव वे में कर पाए। तो फर्स्ट जो है फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग, ये कलेक्टिव प्रिविलेज का पार्ट है। इसके अलावा वो अपनी डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स को भी पब्लिश कर सकते हैं, ये उनकी कलेक्टिव प्रिविलेज है। डी इज राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट करना ये भी कलेक्टिव प्रिविलेज है। सी इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है और ये क्या है एक प्रिविलेज है लेकिन इंडिविजुअल प्रिविलेज है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस। डी देख लेते हैं द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउस, तो ये एक कलेक्टिव लेवल पे है और ये क्या है कलेक्टिव प्रिविलेज है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी, मींस ये कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है, ये क्या है इंडिविजुअल प्रिविलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम अघन्या मेंशन्ड इन मेनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेदा रेफर्स टू, आपको बताना है अघन्या जिसे कि ऋग्वेदा के काफी सारे पैसेजेस में मेंशन किया गया है वो किसको रेफर करता है, प्रीस्ट को, विमेन को, काउस को या फिर ब्राह्मणास को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी काउस को। अघन्या का जो मीनिंग बताया गया है वो मीनिंग बताया गया है नॉट टू बी किल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मींस जो काउस है उन्हें किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंडर नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, आपको बताना है जहांगीर के टाइम पे कौन सा फॉरेन ट्रेवलर इंडिया में विजिट किया था और आपको नीचे दी गई ऑप्शंस के बीच में से बताना है। ए इज फादर एंथनी मॉन्सेरेट, बी इज फ्रांसिस्को पेल्सरेट, सी इज निकोलो मानुसी, डी इज फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी फ्रांसिस्को पेल्सरेट। फ्रांसिस्को पेल्सरेट जो है वो डच थे और 1618 में उन्होंने इंडिया में विजिट किया था और ये बेसिकली कहाँ पे रहे थे, आगरा में रहे थे। और जो जहांगीर का रेन था वो 1627 तक था, जबकि फादर एंथनी मॉन्सेरेट जो थे वो पुर्तगीज प्रीस्ट थे और ये अकबर के टाइम पे आए थे। निकोलो मानुसी जो है इनका जो टाइम पीरियड था वो 1638 से 1717 के बीच में था और इन्होंने बाद में शाहजहां औरंगजेब के बारे में लिखा हुआ है। फ्रैंकोइस बर्नियर भी बाद में आए थे, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो क्या ऑप्शन बी। इसके अलावा जहांगीर के टाइम पे
थॉमस रॉय। इन्होंने भी विजिट किया था 1615 में। इंग्लिश डिप्लोमेट थे जो कि इंडिया में आए थे टू सीक प्रोटेक्शन फॉर एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। तो अगर ऑप्शन में सर थॉमस रॉय होता तो हम इसको करेक्ट आंसर मानते, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, फ्रांसिस्को पेंसिलिक, तो हमारा आंसर यही रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी टॉप्ड इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। आपको बताना है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया है। ऑप्शन है सिडनी, वियना, डेमेस्कस या फिर मेलबर्न। इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी वियना। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है। और इस सर्वे में कौन कौन से इंडिकेटर्स इंक्लूड होते हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर एंड इन्वायरमेंट। और इस सर्वे में मेलबर्न एंड सिडनी को सेकेंड एंड थर्ड प्लेस मिला है। न्यू दिल्ली को 118 एंड मुंबई को 119 प्लेस मिला आउट ऑफ 140 सिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक हैज वन द 2019 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन। पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2019 कौन सी बुक को मिला है। ऑप्शन है द ओवर स्टोरी, सैक्रेड, ग्रैंड या फिर लेस। इसके जो आंसर है वो ऑप्शन ए द ओवर स्टोरी। ओवर स्टोरी बुक जो किसके द्वारा लिखी गई है, रिचर्ड पावर्स के थ्रू। और इस बुक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था मैन बुकर प्राइज 2018 के लिए भी। और 2020 का जो पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन है वो मिला है द निकल बॉयज को। और ये किसके थ्रू लिखी गई है, कॉल्सन व्हाइटहेड के थ्रू। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए। लेकिन 2019 के फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये याद रखना है पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2019 किसको मिला है, किसको मिला है, द ओवर स्टोरी को। Next question is which of the following temple of HP has been rated as one of the finest monuments of Western Himalayas and the unique example of later Gupta tradition। आपको बताना है जो नीचे आपको टेम्पल्स के नेम दिए गए हैं उनमें से कौन वेस्टर्न हिमालय में फाइनेस्ट मोन्यूमेंट एंड लेटर गुप्ता ट्रेडिशन की एक यूनिक एग्जाम्पल है। ऑप्शन है मसरूर टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल या फिर बजावरा टेम्पल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी बजावरा टेम्पल। बजावरा टेम्पल जिसे बशेश्वर महादेव टेम्पल या विश्वेश्वर महादेव टेम्पल भी कहते हैं, लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है और ये कहाँ पे है, कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाचाकुल्टी शिली आर सम प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ डैश इन चंद्रा वैली। चंद्रा वैली में ये पाचाकुल्टी शिली किसके नेम्स है, रिवर्स के, ग्लेशियर्स, हॉट स्प्रिंग या फिर नन। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ग्लेशियर्स। ये सब किसके नेम्स है, ग्लेशियर्स के नेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर चंबा रुमाल वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। चंबा रुमाल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस यूनेस्को द्वारा कौन से ईयर में दिया गया था। इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 2008 में। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर हम नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।